रास्ता हमें दे दे प्लीज, थोड़ा रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, रास्ता दे दे भाई, थोड़ा रास्ता। शाहनवाज, बताया जा रहा है कि आप नशे के आदी हैं, क्या आप नशा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, अयाज अमीर साहब के जो बेटे हैं शाहनवाज, उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपनी ही बीवी को डम्मल मार मार कर कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो पकड़ा गया। वो शख्स, उसको आज अदालत में पेश कर दिया गया। इस वक्त वो पुलिस की मेहमानदारी में है, यानी कि 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड पर है। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, जिसमें यह भी बता चुके हैं कि अयाज अमीर और उनकी अहलिया जो साबका है गालबन, उनके वारंट भी जारी हो चुके हैं, पुलिस की दरखास्त मंजूर हो चुकी है। अब मैं यहां से आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। कहानी में एक नया ट्विस्ट सामने आया है, और वो ट्विस्ट कौन लेके आए हैं, इंफॉर्मेशन कौन सामने लेके आए हैं, हमारे बड़े जबरदस्त जो क्राइम रिपोर्टिंग की बीट करते हैं, नूरुल अमीन दानिश साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। नूरुल अमीन वो इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जब पुलिस को इत्तला होती है और पुलिस उस फार्म हाउस 46 में पहुंचती है। वहां पर जाकर क्या देखती है, ये कहानी हम सुनेंगे नूरुल अमीन साहब की जुबानी। नूर, जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, क्या हुआ वहां पे ऐसा जो आपने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर कीजिए। जी देखें, जो ये फार्म हाउस नंबर 46 है, वहाँ पर एक क़यामत का मंजर था। और आपको पता है कि वहाँ पर जो फार्म हाउसेज हैं वो काफ़ी बड़े फार्म हाउसेज हैं, कई कनाल पर मुश्तमिल जो वो हैं, और करोड़ों अरबों रुपए की उनकी मालियत है। तो वहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो वो जो सारा थी, उसकी जो डेड बॉडी थी, क्योंकि वो बिल्कुल नेकेड थी और उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। तो उसको ढांपने के लिए आप अंदाज़ा करें कि ये इंसिडेंट तो रात का था, लेकिन उसके बाद सारी रात वो डेड बॉडी पड़ी रही। और जब उसकी शाहनवाज़ अमीर की वालिदा ने जब पुलिस को इत्तला की कि ये इंसिडेंट हो गया है, उसके बाद उसको पता था कि ज़ाहिर है पुलिस यहाँ पर आएगी, और जिस हालत में डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो ये गैर मुनासिब है और उसको ढाँपना ज़रूरी था। पुलिस जब वहाँ पर पहुँची, आप उनकी बर्बरियत का और उनकी जो संगदिली है उसका अंदाज़ा इससे लगाएँ कि पुलिस को उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो कोई कपड़ा नहीं है ढाँपने के लिए। मतलब इतना बड़ा फार्म हाउस, तो जो कि मेरे ख्याल में तो 1-2 एकड़ पे वो मुहित है। उस पूरे घर में, अरबों रुपए के घर में 100-150 का कपड़ा उनके पास नहीं था। उसके बाद अलमिया है ये, और पुलिस ने फिर जो एसएचओ थे वहाँ पर, उन्होंने बाहर से कपड़ा मँगवाया और कपड़े के साथ जो गैर मुनासिब हालत में जो डेड बॉडी मौजूद थी, उसको उन्होंने ढाँपा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि सूरत-ए-हाल क्या थी और किस हद तक ढिठाई के साथ ये चीज़ें हैं। और साथ मैं आपको एक इसमें साथ एक और इन्फॉर्मेशन भी दूँ, कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई जो ये शाहनवाज़ है, ये तो पहला वाक़या है इसका। ग़ालिबन मैंने पहले आपसे ये बात नहीं शेयर की, और अभी मेरे ज़हन में आई, और मेरे ज़हन में था कि आपसे मैं शेयर करूँगा। ये शाहनवाज़ अमीर है, इसने कोई आज से तकरीबन कोई 17-18 साल पहले इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट के इलाके में इसने ये नशे की हालत में एक एक्सीडेंट भी किया था, और उसमें एक बंदा था, उसकी ग़ालिबन डेथ हो गई थी, या शायद वो डिसेबल हो गया था। तो इसके अंदर ये जो टेंडेंसीज़ हैं, ये कोई आज की ये वायलेंट उसके वो नहीं है। ये शुरू से ही इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ज़ाहिर जाफ़र की तरह का है, और ये शुरू से ही इसका जो एटीट्यूड है वो इस तरह का है। अच्छा, ये तो बड़ी आपने एक नई बात बिल्कुल बताई है। अच्छा नूर, ये भी बताएं कि इस वक्त तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक सवाल हर ज़हन में आ रहा है कि जो सारा है, जो बेचारी मकतूला है, जो इस दुनिया में नहीं रही, क्या उसके कोई पेरेंट्स अभी तक सामने नहीं आए? कौन है वो? कहाँ पर हैं लोग जो इस केस को फ़ॉलो अप अभी तक नहीं कर पा रहे? कोई है खबर इससे मुतालिक? देखें, जो पुलिस है उनसे मेरी बात हुई, वो यही कह रहे थे कि क्योंकि ज़ाहिर है जो सारा ने शादी की इस शाहनवाज़ अमीर से, तो ये तीसरी शादी शादी थी शाहनवाज़ की। तो ग़ालिबन इस उसके जो घर वाले थे वो सैटिस्फाइड नहीं थे, और उनकी इसमें मर्ज़ी शामिल नहीं थी। जिसके बाद वो अभी तक इसलिए सामने भी नहीं आए। लेकिन एक वो इस्लामाबाद में ही हैं, और वो शायद सारा के कोई अंकल हैं। तो वो थोड़ा-सी उन्होंने दिलचस्पी इस केस में शो की है, लेकिन
कोई उनकी दिलचस्पी से इस केस के ऊपर आप बेहतर समझते हैं, आप सारा दिन यही कवर करते हैं, उनकी दिलचस्पी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक वो प्रैक्टिकली वो कुछ ना करें। और आप देखें कि वो तो एसएचओ जो हैं वहाँ के शहजाद टाउन के, उनकी मदयत में ये मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो ज़ाहिर है अगर इस केस में आपने देखा कि कितना वो नूर मुकद्दम वाला एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और बड़े ज़बरदस्त वकील थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो केस आप आपने ट्रायल और उसमें पहुँचा आखिरी मरहल में, तो देखा आपने कि किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उसमें हुई। तो ये केस तो बिल्कुल इसमें पहले तो एफआईआर में ताख़ीर की गई, उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह वकला हज़रात जब वो डिफेंस पेश करेंगे या कोर्ट में, तो किस तरह की छोटे-छोटे एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं और उसकी बुनियाद पे वो जो कोर्ट है उससे वो रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा टफ केस होगा। ऐसे ही है, टफ केस होगा और जब तक जो बुरसा है वो इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए हमारी पुलिस ऐसी पुलिस नहीं है कि जो बड़ी कोई दिल रख के कहे कि यार हम इसमें सजा दिलवानी, ठीक है। बड़ी एसएचओ साहब की मेहरबानी, उन्होंने अपनी मदय्यत में ये पर्चा भी करवा दिया, ज़ाहिर है ये पर्चा होना भी था। लेकिन अल्लाह करे एसएचओ साहब इस केस को आगे लेके बढ़ें और इसमें सजा दिलवाएँ। देखें जब तक सजा जज़ा नहीं होगी ये वाक़यात होते रहेंगे। मुझे आज एक बात याद आ रही थी जिसमें शौकत मुक़द्दम साहब जो नूर मुक़द्दम के वालिद हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि अब ये जो मुक़दमा मैं इसलिए नहीं लड़ रहा कि सिर्फ़ नूर मुक़द्दम को इंसाफ़ मिले। मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा एक ऐसी सज़ा मिल जाए इसको कि आइंदा कोई और नूर मुक़द्दम ना बने। तो सज़ा हुई भी, अता रुवानी साहब ने बड़ा अच्छा ट्रायल करके सज़ा सुना दी, लेकिन अभी तक वो केस पेंडिंग पड़ा है, अपीलों में रुल रहा है। वो पता नहीं कब तक ख़त्म होगा और न जाने और कितनी वो ये जानें अमीरज़ादे ले जाएँगे। नूर, एक और बात मेरे ज़हन में आ रही थी, मैं आपसे करना चाह रहा था। ये अमीर लोगों को क्या हो गया है? पहले तो हम सुनते आते थे कि कोई गरीब मज़दूर किसी गाँव देहात में इस तरह कत्ल होते थे। अब तो ये अमीरज़ादे कत्ल कर रहे हैं, इनकी क्या वजह क्या है? जब से आपको पता है मैं भी पिछले 2-3 सालों से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि आप जनाब V8 एक होती है उसके पीछे 3-4 डाले होते हैं और उसको लेके सरेआम असला लहरा रहे होते हैं और जिनको ज़रूरत है, मैं कि जैसे पुलिस ऑफिशियल्स को जानता हूँ जिसको डीलिंग मिनिस्ट्री जो है, जिनको इवन लाइव थ्रेट्स हैं, उनको असले के लाइसेंस वो नहीं देते। लेकिन ये लोग जो हैं वो आतिशी असला लेकर घूम रहे होते हैं और उनके पास बाकायदा तौर पर परमिट्स भी होते हैं। और सारे ये पॉलिटिकली लोग होते हैं जो उनको ये परमिट्स मिल जाते हैं। उसके बाद उनकी जो मर्ज़ी है वो करें। हाल ही पिछले 1.5 से 2 साल में अब इस्लामाबाद में देखें और इस्लामाबाद के अच्छा ये जो वाक़यात हैं, ये इस्लामाबाद के पोश सेक्टर्स में हुए हैं। F7 में एक वीडियो सामने आती है 2019 में, बंदे को जिस तरह से वो मार रहे थे, वो बड़ी गाड़ी को उसकी मेहरान थी, उसने V8 को कहीं टक्कर मारी, उसको उसकी उन्होंने वो दुर्गत बनाई वहाँ पे। उसके बाद F10 में आपके सामने जिस तरह से 1-2 वाक़यात हुए, फायरिंग कर दी उन्होंने। उसके अलावा और ऐसे दर्जनों और एक मैंने वो केस रिपोर्ट किया था, पता होगा आपको शायद वो दुनिया टीवी के ज़ीरो पॉइंट के सामने जिस तरह इंसिडेंट हुआ था और उन्होंने असला निकाल के और सारा कुछ जो कुछ किया था। तो जी, ये जी। अब इस्लामाबाद का एक ट्रेंड बन गया कि वो इस तरह की चीज़ें जो मुज़फ्फरगढ़ या वो डीगी खान में पहले सोची जा सकती थी, वो हमारे इस्लामाबाद में होती हैं। अच्छा और मैंने जो पुलिस का एटीट्यूड देखा है यहाँ पर, मेरे ख्याल में मुज़फ्फरगढ़ में जो कोई इस तरह करता है, उसको शायद पुलिस ज़रा ज़्यादा सख्त अंदाज़ से निपटती है। इस्लामाबाद में बड़ी छोटी-सा ये ज़िला है और अप्रोच है हर किसी की पुलिस तक, हाई ऑफिशियल्स तक। तो लोग जो हैं आईजीज़ और ये जो बड़े-बड़े अफ़सर हैं, उनके नंबर हाथ में लेके घूम रहे होते हैं और हर किसी के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं और किसी न किसी तरह से उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो एक-दूसरे के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सबसे बड़ी आपने वजह ये है कि पुलिस दुरुस्त का। बात की है। ये जो लाक़ानूनियत है जब तक ये चलती रहेगी, अल्लाह ना करे इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। आपने बड़ी अहम लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है और इंशाल्लाह आपसे मज़ीद भी हम लेते रहेंगे। जी, मैं अगर आपको इतना बताऊँ कि नूर नमीन वो सहाफ़ी है जो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता है, ये वो सुनी-सुनाई बातें हमारे साथ शेयर नहीं करता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं नूर नमीन से बात करूँ, उसकी वजह यही होती है कि ऑथेंटिक और फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। नाज़रीन, मुझे और नूर नमीन को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।